एडजी पर आपका फिर से स्वागत है आपके पर्सनल एआई ट्यूटर के रूप में। आज हम सीबीएसई क्लास 11 के केमिस्ट्री चैप्टर इक्विलिब्रियम को डीपली रिवाइज करेंगे। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। नोटबुक हो तो साथ रखो, लेकिन तुम इसे पैसिव लिसनिंग की तरह भी सुन सकते हो। इक्विलिब्रियम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस बात पर होता है कि रिएक्शन रुकती है या चलती रहती है। आज हम इसी कंफ्यूजन से शुरू करके फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम, के क्यू ले शातेलियर्स प्रिंसिपल, एसिड्स, बेसिस, पीएच, बफर्स, कॉमन आयन इफेक्ट, केएसपी और एग्जाम टिप्स कवर करेंगे। हाँ, और अनन्या की तरह अगर तुम्हें लगता है कि इक्विलिब्रियम मतलब सब कुछ बराबर हो जाना, तो एक सेकंड रुक कर सोचो। इस एपिसोड में हम हर आइडिया को क्वेश्चन के जरिए खोलेंगे। बीच बीच में तुम अपना आंसर पहले मन में दोगे, फिर एक्सप्लेनेशन सुनोगे। यही एक्टिव रिकॉल तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला याद करने की बजाय कॉन्सेप्ट समझने में मदद करेगा। हमारा लर्निंग मैप सिंपल है। पहले फिजिकल प्रोसेसेस में इक्विलिब्रियम देखेंगे, फिर केमिकल रिएक्शंस में डायनामिक इक्विलिब्रियम, उसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन, केसी, केपी और क्यूसी आएंगे, फिर कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, इनर्ट गैस और कैटलिस्ट का इफेक्ट, अंत में आयनिक इक्विलिब्रियम, एसिड बेस थियरीज, पीएच, बफर्स और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ेंगे। चलो सबसे फैमिलियर सीन लेते हैं। एक बंद कंटेनर में लिक्विड रखा है। शुरुआत में मॉलिक्यूल सरफेस से बाहर निकलते हैं, यानी इवेपोरेशन होती है। जैसे जैसे वेपर मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं, कंडेंसेशन भी बढ़ती है। कुछ समय बाद इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की रेट्स इक्वल हो जाती हैं। तुम्हारे हिसाब से क्या लिक्विड मॉलिक्यूल्स तब भी मूव कर रहे होंगे? आंसर है हाँ। इक्विलिब्रियम स्टैटिक नहीं होता। मॉलिक्यूल्स लगातार लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड जा रहे होते हैं, लेकिन दोनों अपोजिंग प्रोसेसेस की रेट्स इक्वल होने से कोई नेट चेंज दिखाई नहीं देता। इसलिए मेजरेबल प्रॉपर्टीज जैसे वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहती हैं। एग्जाम पॉइंट, कांस्टेंट प्रॉपर्टी का अर्थ ये नहीं कि माइक्रोस्कोपिक एक्टिविटी बंद हो गई। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम की दो कोर कंडीशंस क्या हुई? पहली, दोनों अपोजिंग प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली चलें। दूसरी, उनकी रेट्स इक्वल हों। अगर ओपन कंटेनर में पानी रखा है तो वेपर रूम में फैलता रहेगा और कंडेंसेशन बहुत कम होगी। इसलिए ओपन सिस्टम में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता। यह क्लोज्ड सिस्टम वाला पॉइंट मिस मत करना। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का अच्छा एग्जांपल आइस और वाटर है। परफेक्टली इंसुलेटेड फ्लास्क में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 273 केल्विन पर आइस और वाटर साथ रह सकते हैं। आइस से वाटर और वाटर से आइस, दोनों प्रोसेसेस चलती हैं। दोनों की रेट्स इक्वल होने से मास और टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हैं। इस टेम्परेचर को नॉर्मल मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। अब लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में एक सटल डिफरेंस देखो। क्लोज्ड वेसल में वाटर का वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। डिफरेंट लिक्विड्स की वॉलेटिलिटी भी अलग होती है। हायर वेपर प्रेशर वाला लिक्विड अधिक वोलेटाइल और उसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है। क्या तुम इस रिलेशन को अपने शब्दों में बोल सकते हो? सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम में आयोडीन का एग्जाम्पल आता है। क्लोज्ड वेसल में सॉलिड आयोडीन सबलाइम होकर वायलेट वेपर बनाता है और वेपर वापस सॉलिड बनता है। कुछ समय बाद कलर इंटेंसिटी कांस्टेंट हो जाती है। कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड भी सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ भी कॉन्स्टेंसी के पीछे कंटिन्यूस एक्सचेंज छिपा होता है। सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन को भी इसी लेंस से देखो। एक टेम्परेचर पर डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन की रेट्स इक्वल हो सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि शुगर मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड हैं। सॉल्यूशन और सॉलिड के बीच एक्सचेंज चलता रहता है। सोडा बॉटल खोलने पर कार्बन डाइऑक्साइड फिज करता है, क्योंकि प्रेशर घटने से गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम नई कंडीशन की ओर शिफ्ट करता है। हेनरीज लॉ का चैप्टर लेवल टेकअवे यह है कि फिक्स टेम्परेचर पर लिक्विड में डिसॉल्व्ड गैस की मात्रा ऊपर मौजूद गैस के प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है। बॉटल सील्ड होने पर प्रेशर हाई है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डिसॉल्व रहती है। बॉटल खुलते ही प्रेशर कम होता है और कुछ गैस बाहर निकलकर नया इक्विलिब्रियम बनाती है। अब क्विक चेक। फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए कौन सी कंडीशन जरूरी है? ओपन सिस्टम या क्लोज्ड सिस्टम?
और इक्विलिब्रियम पर मेजरेबल प्रॉपर्टीज चेंज करती हैं या कांस्टेंट रहती हैं? पहले आंसर मन में दो। सही आंसर है क्लोज सिस्टम और कांस्टेंट मेजरेबल प्रॉपर्टीज। लेकिन माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट जारी रहता है। यही डायनामिक और स्टैटिक इक्विलिब्रियम का फर्क है। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम में फेज चेंज, वेपर प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और गैस डिसोल्यूशन जैसे एग्जांपल्स आए। कॉमन एग्जाम स्टेटमेंट याद रखो। इक्विलिब्रियम पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर, अपोजिंग रेट्स इक्वल होती हैं और सिस्टम डायनामिक बट स्टेबल होता है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ चलते हैं। जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स। शुरुआत में रिएक्टेंट्स ज्यादा होने से फॉरवर्ड रेट हाई होती है। प्रोडक्ट्स जमा होते हैं तो रिवर्स रेट बढ़ती है। आखिर में दोनों रेट्स इक्वल हो जाती हैं। क्या इसका मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशंस इक्वल है? नहीं, रेट्स इक्वल होती हैं, कॉन्सेंट्रेशन जरूरी नहीं कि इक्वल हो। यही बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। केमिकल इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशंस कांस्टेंट रहती हैं, पर उनका न्यूमेरिकल वैल्यू अलग हो सकता है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर में दोनों मौजूद हो सकते हैं और फॉरवर्ड तथा रिवर्स रिएक्शंस कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। एक और पावरफुल आइडिया है कि इक्विलिब्रियम दोनों डायरेक्शन से रीच हो सकता है। H2 और I2 से HI बनाते हुए फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम मिलेगा। अगर केवल HI से स्टार्ट करो तो HI टूटकर H2 और I2 बनाएगा और रिवर्स डायरेक्शन से वही इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन मिल सकती है अगर टेम्परेचर और कंडीशंस सेम हो। अमोनिया सिंथेसिस इस डायनामिक नेचर को ब्यूटीफुली शो करती है। डाइनाइट्रोजन और डाइहाइड्रोजन से अमोनिया बनती है, लेकिन इक्विलिब्रियम पर कुछ रिएक्टेंट्स बचे रहते हैं। ड्यूटेरियम प्रयोग में हाइड्रोजन एटम्स का स्क्रैम्बलिंग देखा गया। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर कंप्लीटली स्टॉप हो गई होती तो आइसोटोप्स मिक्स नहीं होते। इसलिए डायनेमिक वर्ड को आंसर में जरूर लिखना। रिएक्शंस को एक्सटेंट के आधार पर ब्रॉडली 3 ग्रुप्स में सोच सकते हो। कुछ लगभग कंप्लीशन तक जाती है और रिएक्टेंट्स बहुत कम बचते हैं। कुछ में प्रोडक्ट्स की मात्रा छोटी रहती है और रिएक्टेंट्स अधिक रहते हैं। तीसरे केस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कंपेरेबल कॉन्सेंट्रेशंस में होते हैं। एक्सटेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, खासकर कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यहाँ एक यूजफुल डिस्टिंक्शन है। इक्विलिब्रियम रीच होने की स्पीड और इक्विलिब्रियम कंपोजिशन अलग बातें हैं। कोई रिएक्शन जल्दी इक्विलिब्रियम तक पहुंच सकती है, पर प्रोडक्ट्स कम हो सकते हैं। कोई दूसरी रिएक्शन धीरे पहुंच सकती है, पर प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सटेंट के बारे में बताता है, रेट के बारे में नहीं। तो अपना मिनी आंसर बोलो। केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होगी? मैं 3 कीवर्ड सुनना चाहूंगी। रिवर्सिबल रिएक्शन, इक्वल फॉरवर्ड और रिवर्स रेट्स और कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशंस। अगर तुम्हारे आंसर में सिर्फ रिएक्शन स्टॉप्स लिखा था, उसे अभी करेक्ट करो। रिएक्शन स्टॉप नहीं होती, नेट चेंज 0 होता है। अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। जनरल रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc प्रोडक्ट्स की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस को उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स की पावर्स पर लेकर रिएक्टेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स से डिवाइड करके मिलता है। इसे वर्बल फॉर्म में याद करो, प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स पावर्स इक्वल टू बैलेंस्ड इक्वेशन कोफिशिएंट्स। मैं यहाँ एक ट्रैप रखती हूँ। अगर रिएक्शन H2 प्लस I2 गिव्स 2HI है, तो क्या Kc में HI की पावर 1 होगी? नहीं, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन में HI का कोफिशिएंट 2 है। इसलिए HI कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर्ड आएगी और H2 तथा I2 की पावर्स 1 रहेंगी। इक्वेशन बैलेंस किए बिना के एक्सप्रेशन लिखना रिस्की है। लॉ ऑफ मास एक्शन फिक्स टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम मिक्सचर की कंपोजिशन से रिलेशन देता है कि सी की वैल्यू पर्टिकुलर बैलेंस्ड इक्वेशन और टेम्परेचर के लिए यूनिक होती है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस बदलने से इक्विलिब्रियम कंपोजिशन बदल सकती है, लेकिन उसी टेम्परेचर पर प्रॉपरली फाइंड के सी नहीं बदलता। यह स्टेटमेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में बहुत काम आती है। अब इक्वेशन बदलने का इफेक्ट।
अगर फॉरवर्ड रिएक्शन को रिवर्स करोगे, नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओरिजिनल केसी का रेसिप्रोकल होगा। अगर पूरी इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई करोगे, नया कांस्टेंट केसी रेज टू n होगा। अगर कोएफिशिएंट्स को हाफ करोगे, कांस्टेंट का स्क्वायर रूट आएगा। इसलिए के की वैल्यू बताते समय बैलेंस्ड इक्वेशन स्पेसिफाई करना जरूरी है। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम में सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सेम फेज में होते हैं, जैसे गैसियस अमोनिया सिंथेसिस या एक्वियस आयनिक रिएक्शन। हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम में मल्टीपल फेजेस होती हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड से कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट मानी जाती है, इसलिए वे इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में नहीं लिखे जाते। इसका क्विक टेस्ट। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक्सप्रेशन में किन स्पीशीज को इंक्लूड करोगे? केवल कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि दोनों प्योर सॉलिड्स कांस्टेंट है। अगर तुमने सॉलिड्स भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डाल दिए तो ये कॉमन एग्जाम मिस्टेक है। प्योर सॉलिड या लिक्विड को एक्सप्रेशन से ओमिट करना याद रखो। गैसियस रिएक्शंस के लिए Kp पार्शियल प्रेशर से लिखा जाता है। जनरल रिलेशन Kp इक्वल्स Kc मल्टीप्लाइड बाय RT रेज टू डेल्टा n है, जहां डेल्टा n गैसियस प्रोडक्ट्स के टोटल मोल्स माइनस गैसियस रिएक्टेंट्स के टोटल मोल्स हैं। प्रेशर यूनिट्स और स्टैंडर्ड स्टेट को केयरफुली हैंडल करना चाहिए। जब डेल्टा n 0 हो, Kp और Kc इक्वल हो सकते हैं। एक सेकेंड पॉज करके सोचो। H2 प्लस I2 गिव्स 2HI में गैसियस मोल्स प्रोडक्ट्स 2 और रिएक्टेंट्स 2 हैं, इसलिए डेल्टा N 0। वहीं N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH। 3 में डेल्टा N2 माइनस 4 यानी -2। इसी वजह से दोनों रिएक्शंस में Kp और Kc का रिलेशन अलग होगा। Kc की यूनिट्स रिएक्शन पर डिपेंड कर सकती हैं, खासकर जब कॉन्सेंट्रेशन पावर्स का टोटल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम न हो। मॉडर्न ट्रीटमेंट में स्टैंडर्ड स्टेट्स यूज करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स डायमेंशनलेस भी लिखे जा सकते हैं। सीबीएसई न्यूमेरिकल में सबसे जरूरी है कि कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर की यूनिट्स कंसिस्टेंट हो और एक्सप्रेशन बैलेंस्ड इक्वेशन से बने। अब तक हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम और के एक्सप्रेशन दोनों जोड़ लिए हैं। लिसनर चेक। केसी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन से बनता है या आर्बिट्ररी टाइम वाली कॉन्सेंट्रेशन से? केसी के लिए इक्विलिब्रियम वैल्यूज चाहिए। आर्बिट्ररी टाइम वाली कंसंट्रेशन से रिएक्शन कोशेंट क्यूसी बनेगा। इन दोनों सिंबल्स को मिक्स करना मत। आगे डायरेक्शन प्रेडिक्शन में यही डिफरेंस इंपॉर्टेंट होगा। रिएक्शन कोशेंट क्यूसी का एक्सप्रेशन केसी जैसा ही होता है, लेकिन इसमें कॉन्सेंट्रेशंस इक्विलिब्रियम पर हों, यह जरूरी नहीं। अगर क्यूसी इक्वल्स केसी, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अगर क्यूसी लेस देन केसी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नेट रिएक्शन होगी ताकि प्रोडक्ट्स बढ़ें। अगर क्यूसी ग्रेटर देन केसी, रिवर्स डायरेक्शन फेवर होगी। मान लो H2 प्लस I2 गिव्स 2HI के लिए करंट QC 8 है और KC 57। A छोटा है, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी और HI बढ़ेगा। यहाँ तुम्हें पूरा इक्विलिब्रियम सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ Q और K कंपेयर करो। डायरेक्शन प्रेडिक्शन क्वेश्चंस में ये शॉर्टकट बहुत यूजफुल है। के की मैग्नीट्यूड एक्सटेंट का क्लू देती है। बहुत बड़ा के, जैसे 10⁻³ से बड़ा, प्रोडक्ट्स के प्रिडोमिनेंस का संकेत है। बहुत छोटा के, 10⁻³ से छोटा, रिएक्टेंट्स के प्रिडोमिनेंस का संकेत है। बीच की रेंज में दोनों की अप्रिशिएबल कॉन्सेंट्रेशंस हो सकती हैं, लेकिन के रिएक्शन की स्पीड नहीं बताता। अगर न्यूमेरिकल में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस दी हो और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस पूछी जाएं, तो टेबल अप्रोच अपनाओ। पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो, फिर इनिशियल, चेंज और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन की रोज बनाओ। चेंज को एक्स और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के अनुसार एक्सप्रेस करो कि एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करके एक्स सॉल्व करो, फिर फिजिकली मीनिंगफुल रूट चुनो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो मैथमेटिकल रूट्स मिल सकते हैं, लेकिन केमिकल सेंस वाला रूट ही एक्सेप्ट होगा। ऐसा रूट रिजेक्ट करो जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा रिएक्टेंट दिखाए या नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन दे। अंत में कैलकुलेटेड कॉन्सेंट्रेशंस को वापस के एक्सप्रेशन में रखकर चेक करो। यह फाइनल वेरिफिकेशन आंसर की रिलायबिलिटी बढ़ाता है। एग्जी में इसी तरह के एग्जैक्ट डाउट को
स्टेप बाय स्टेप सोक्रेटिक क्वेश्चंस के साथ सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अभी तुम्हारा काम है फॉर्मूला कॉपी करना नहीं, मेथड बोलकर याद करना। इक्वेशन, टेबल, सब्स्टिट्यूशन, वैलिड रूट, चेक। चाहो तो इस सेक्शन के बाद खुद एक छोटा इक्विलिब्रियम टेबल नोटबुक में बनाओ। इक्विलिब्रियम और गिब्स एनर्जी का कनेक्शन भी चैप्टर में दिया गया है। जनरल रिलेशन डेल्टा जी इक्वल स्टैंडर्ड डेल्टा जी प्लस आर टी लॉग क्यू है। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जीरो और क्यू इक्वल्स के, इसलिए स्टैंडर्ड डेल्टा जी इक्वल्स माइनस आर टी लॉग के। इस रिलेशन से के ग्रेटर देन वन और नेगेटिव स्टैंडर्ड डेल्टा जी का कनेक्शन समझ आता है। कॉमन मिस्टेक, बड़ा के देखकर यह मत बोलना कि रिएक्शन फास्ट है। बड़ा के प्रोडक्ट्स की फेवरेबल कंपोजिशन दिखाता है, रेट नहीं। कैटलिस्ट रेट बढ़ा सकता है पर इक्विलिब्रियम कंपोजिशन नहीं बदलता। इसलिए एक्सटेंट और स्पीड को अलग अलग हेडिंग्स में सोचो। यह कंसेप्चुअल डिस्टिंक्शन अक्सर एक्सप्लेनेशन या असर्शन क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब ले शातेलियस प्रिंसिपल। जब इक्विलिब्रियम सिस्टम की कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर या टेम्परेचर चेंज से डिस्टर्ब होती है, सिस्टम उस चेंज के इफेक्ट को रिड्यूस या काउंटरएक्ट करने वाली डायरेक्शन में एडजस्ट करता है। यह कोई ब्लाइंड रूल नहीं, रिएक्शन इक्वेशन देखकर आइडेंटिफाई करना है कि एडेड या रिमूव्ड फैक्टर किस डायरेक्शन में कंज्यूम या रिप्लेनिश होगा। H2 प्लस I2 गिव्स 2HI में H2 ऐड करो। सिस्टम एडेड H2 को कंज्यूम करने के लिए फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, इसलिए HI फॉर्मेशन बढ़ेगी। प्रोडक्ट रिमूव करोगे तो सिस्टम प्रोडक्ट रिप्लेनिश करने के लिए फॉरवर्ड जाएगा। याद रखने का नेचुरल तरीका है, एडेड स्पीशीज को कंज्यूम करो, रिमूव्ड स्पीशीज को वापस बनाओ। इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल अमोनिया सिंथेसिस है। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH। 3 प्रोडक्ट्स की टोटल गैसियस मोल्स कम है, इसलिए प्रेशर बढ़ाने से फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर होती है। अमोनिया को लिक्विफाई करके मिक्सचर से रिमूव करने पर रिएक्शन आगे चलती रहती है। कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना भी फॉरवर्ड कन्वर्जन को सपोर्ट करता है। प्रेशर इफेक्ट तभी सिग्निफिकेंट होगा जब गैसियस मोल्स दोनों साइड्स पर डिफरेंट हो। अगर गैसियस मोल्स इक्वल हो, प्रेशर चेंज से डायरेक्शन शिफ्ट नहीं होगी। सॉलिड्स और लिक्विड्स का प्रेशर इफेक्ट जनरली इग्नोर किया जाता है। एक सेकंड सोचो, प्रेशर बढ़ने पर सिस्टम उस साइड जाएगा जहां गैसियस मोल्स कम हो, क्योंकि टोटल प्रेशर रिड्यूस करने की टेंडेंसी होती है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस जैसे आर्गन ऐड करने से रिएक्टिंग गैसेस की पार्शियल प्रेशर्स और मोलर कॉन्सेंट्रेशंस नहीं बदलती, इसलिए इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता। ध्यान रहे, कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस का डिस्कशन अलग हो सकता है, लेकिन इस चैप्टर के स्टेटेड केस में कांस्टेंट वॉल्यूम पर इक्विलिब्रियम अनचेंज रहता है। टेम्परेचर इफेक्ट में के भी चेंज होता है। यह कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर इफेक्ट से अलग है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर के घटता है और इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट्स की ओर शिफ्ट होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर के बढ़ता है और प्रोडक्ट्स की ओर शिफ्ट होता है। हीट को रिएक्शन के एक फैक्टर की तरह इमेजिन कर सकते हो। अमोनिया फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है और गैसियस मोल्स भी कम करती है। लो टेम्परेचर यील्ड के लिए फेवरेबल है, लेकिन बहुत लो टेम्परेचर रिएक्शन को स्लो कर देता है, इसलिए इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। सेटिस्फैक्टरी रेट और रीजनेबली फेवरेबल यील्ड के लिए कैटलिस्ट, प्रेशर और टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन चुना जाता है। कैटलिस्ट फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों रिएक्शंस की रेट्स बढ़ाता है, क्योंकि दोनों के लिए लोअर एनर्जी पाथवे मिलता है। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन नहीं बदलता और बैलेंस्ड इक्वेशन या के एक्सप्रेशन में दिखाई नहीं देता। अगर क्वेश्चन पूछे कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करता है या नहीं, आंसर हुआ नहीं, इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होता है। NO2 और N2O4 वाला कलर एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर इफेक्ट को विजुअल बनाता है। ब्राउन NO2 डाइमराइज होकर कलरलेस N2O4 बनाता है और फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। कूलिंग पर ब्राउन कलर कम होता है, हीटिंग पर ब्राउन कलर इंटेंसिफाई होता है। ऐसे ऑब्जर्वेशंस में कलर चेंज को इक्विलिब्रियम शिफ्ट से कनेक्ट करके लिखना चाहिए। मिनी क्विज, प्रेशर बढ़ाया लेकिन दोनों साइड्स पर गैसियस मोल्स इक्वल हैं, क्या इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा? नहीं,
टेम्परेचर बढ़ाया और रिएक्शन एंडोथर्मिक है, के बढ़ेगा और प्रोडक्ट साइड फेवर होगी। कैटलिस्ट ऐड किया, कंपोजिशन सेम रहेगी, बस इक्विलिब्रियम जल्दी आएगा। तीनों आंसर्स को एक बार बिना देखे रिपीट करो। अब हम सेकंड मेजर ब्लॉक पूरा कर चुके हैं। ले शातिलिए में कॉन्सेंट्रेशन चेंज एडेड या रिमूव्ड स्पीशीज से, प्रेशर चेंज गैसियस मोल डिफरेंस से, टेम्परेचर चेंज रिएक्शन की हीट नेचर से और कैटलिस्ट रेट से जुड़ा है। एग्जाम आंसर में डायरेक्शन के साथ रीजन लिखो। केवल लेफ्ट या राइट लिखने से एक्सप्लेनेशन अधूरी रह सकती है। अब आयोनिक इक्विलिब्रियम। एक्वियस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले सब्सटेंसेस इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लगभग कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पार्शियली आयनाइज होते हैं और आयंस तथा यूनियनाइज्ड मॉलिक्यूल्स के बीच इक्विलिब्रियम बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड और एसिटिक एसिड का कंपैरिजन इसी डिफरेंस को समझाने के लिए यूजफुल है। एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं। आर्हेनियस के अनुसार एसिड वाटर में हाइड्रोजन आयंस देता है और बेस हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस करता है। BrH प्लस वाटर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। हाइड्रेटेड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन के रूप में समझा जाता है। इसलिए एक्वियस केमिस्ट्री में H प्लस और हाइड्रोनियम को कई जगह इंटरचेंजेबली लिखा जाता है। अरेनियस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन भी याद रखो। यह मेनली एक्वियस सॉल्यूशंस तक लिमिटेड है और अमोनिया की बेसिसिटी को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता। ब्रंस्टेड लॉरी थ्योरी ज्यादा ब्रॉड है। एसिड प्रोटॉन डोनर और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर, यानी फोकस हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर पर आ जाता है। ब्रुनस्टेड लोरी में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर केवल 1 प्रोटॉन से डिफर करता है। एसिड प्रोटॉन डोनेट करने के बाद कॉन्जुगेट बेस बनाता है। बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। HCl और वाटर में HCl एसिड, वाटर बेस, क्लोराइड कॉन्जुगेट बेस और हाइड्रोनियम कॉन्जुगेट एसिड की तरह बिहेव करते हैं। एक क्विक रिकॉल, NH3 का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? NH4+, क्योंकि एक प्रोटॉन ऐड हुआ। HF का कॉन्जुगेट बेस F-, क्योंकि एक प्रोटॉन रिमूव हुआ। HCO3- एसिड भी और बेस भी एक्ट कर सकता है। उसका कॉन्जुगेट एसिड H2CO3 और कॉन्जुगेट बेस CO3 2- होंगे। चार्ज और प्रोटॉन दोनों चेक करो। लुईस कॉन्सेप्ट और ब्रॉड है। लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। BF3 में प्रोटॉन नहीं है, फिर भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण लुईस एसिड है। NH3 लोन पेयर डोनेट करके लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। H प्लस भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए लुईस एसिड है। वाटर का सबसे इंटरेस्टिंग रोल है एम्फीप्रोटिक बिहेवियर। एक वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन डोनेट कर सकता है और दूसरा प्रोटॉन एक्सेप्ट। इससे हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्साइड बनते हैं। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर QO हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है। 298 के पर को 10⁻⁻14 दिया गया है। एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड से ग्रेटर होती है। न्यूट्रल में दोनों इक्वल और बेसिक सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड ग्रेटर होती है। पीएच हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी का नेगेटिव बेस 10 लॉगरिथम है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में इसे अप्रॉक्सीमेटली हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के नेगेटिव लॉगरिथम के रूप में यूज करते हैं। पीएच स्केल लॉगरिथमिक है, लीनियर नहीं। 298 के पर प्योर वाटर का pH 7 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ m है। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम्स बढ़ेगी तो pH 1 यूनिट घटेगा। इसलिए pH में छोटा न्यूमेरिकल चेंज कॉन्सेंट्रेशन में बड़ा चेंज दिखा सकता है। यह लाइन आंसर में लिखोगे तो लॉगरिथमिक नेचर क्लियरली एक्सप्लेन होगी। QV से PQ रिलेशन मिलता है। pH प्लस POH इक्वल्स PQW और 298 के परे 14 है। वीक एसिड के लिए क्या हाइड्रोजन आयन और कॉन्जुगेट बेस कॉन्सेंट्रेशंस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एसिड कॉन्सेंट्रेशन होता है। लार्जर का अर्थ स्ट्रॉन्गर एसिड। इसी तरह वीक बेस की स्ट्रेंथ के B से एक्सप्रेस होती है। वीक एसिड न्यूमेरिकल में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा यूज कर सकते हो। इक्विलिब्रियम पर एसिड कॉन्सेंट्रेशन C × 1 - अल्फा और दोनों आयंस C अल्फा के बराबर होंगे।
फिर का इक्वल्स सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। स्मॉल अल्फा हो तो 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 लेने की कंडीशन जरूर चेक करना। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को केवल कॉन्सेंट्रेशन देखकर कंपेयर मत करो। स्ट्रेंथ आयनाइजेशन टेंडेंसी और का या केबी से रिलेटेड है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पार्शियल आयनाइजेशन दिखाते हैं। वाटर में एसिटिक एसिड का मेजर पार्ट यूनियनाइज्ड रहता है, जबकि सोडियम क्लोराइड लगभग कंप्लीटली आयंस में प्रेजेंट होता है। बफर सोल्यूशन वह सोल्यूशन है जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या अल्कली ऐड करने पर और डाइल्यूशन पर पीएच में बड़ी चेंज रेजिस्ट करता है। एसिडिक बफर वीक एसिड और उसके सॉल्ट से बनता है, जैसे एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट। बेसिक बफर वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट एसिड सॉल्ट से बनता है, जैसे अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड। हेंडरसन हेसलबाख इक्वेशन एसिडिक बफर के लिए pH इक्वल्स pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड कॉन्सेंट्रेशन देती है। जब सॉल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशंस इक्वल हो, लॉग टर्म जीरो होगा, इसलिए pH इक्वल्स pKa। बफर डिजाइन में रिक्वायर्ड pH के क्लोज pKa वाला वीक एसिड चूज करना प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी है। बफर डाइल्यूशन पर पीएच लगभग अनचेंज्ड क्यों रहती है? क्योंकि एसिड और सॉल्ट दोनों डाइल्यूट होते हैं, लेकिन उनका रेशियो लगभग सेम रहता है। यही रेशियो लॉगरिदमिक टर्म में आता है। बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में पीएच कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, इसलिए बफर कॉन्सेप्ट सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं, बायोलॉजिकल और मेडिकल एप्लीकेशन से भी कनेक्टेड है। कॉमन आयन इफेक्ट में डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम में पहले से मौजूद आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई जाती है। एसिटिक एसिड में एसीटेट आयन ऐड करने पर इक्विलिब्रियम अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड की ओर शिफ्ट होता है और आयनाइजेशन कम होती है। यह ले शातेलिए प्रिंसिपल का आयनिक एप्लीकेशन है। स्ट्रॉन्ग एसिड से H प्लस ऐड करने पर भी डिसोसिएशन सप्रेस हो सकती है। अब सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉलिड और डिसॉल्व्ड आयंस के बीच इक्विलिब्रियम बनाता है। बेरियम सल्फेट के लिए KSP बेरियम आयन कॉन्सेंट्रेशन और सल्फेट आयन कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है। प्योर सॉलिड एक्सप्रेशन में नहीं आता। अगर मोलर सॉल्युबिलिटी S हो तो स्टोइकियोमेट्री से आयन कॉन्सेंट्रेशंस एक्सप्रेस करके KSP कैलकुलेट करते हैं। जनरल सॉल्ट एम सब एक्स सब वाई डिसॉल्व होकर एक्स मेटल आयंस और वाई आयंस देता है। अगर सॉल्युबिलिटी एस है तो आयन कॉन्सेंट्रेशंस एक्स एस और वाई एस होंगी। एएसपी में इन कॉन्सेंट्रेशंस को स्टोइकियोमेट्रिक पावर्स पर रेज किया जाएगा, इसलिए केवल केएसपी की न्यूमेरिकल वैल्यू कंपेयर करके डिफरेंट फार्मूला वाले सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी डिसाइड नहीं करनी चाहिए। प्रेसिपिटेशन या डिसोल्यूशन प्रेडिक्ट करने के लिए आयनिक प्रोडक्ट QSP कंपेयर करते हैं। QSP KSP से ग्रेटर हो तो प्रेसिपिटेशन की टेंडेंसी होती है। QSP KSP से लेस हो तो मोर सॉल्ट डिसॉल्व कर सकता है। कॉमन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घट सकती है। यह आइडिया वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्पेयरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट दोनों जगह रिपीट होता है। एग्जाम राइटिंग के लिए चैप्टर को 4 फ्रेमवर्क्स में ऑर्गेनाइज करो। डेफिनेशन क्वेश्चंस में डायनामिक, क्लोज्ड सिस्टम और इक्वल रेट्स लिखो। के क्वेश्चंस में बैलेंस्ड इक्वेशन, पावर्स और फेजेस चेक करो। शिफ्ट क्वेश्चंस में एडेड फैक्टर कंज्यूम या रिमूव्ड फैक्टर रिप्लेनिश लिखो। आयनिक न्यूमेरिकल में इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इनिशियल चेंज इक्विलिब्रियम टेबल और अप्रोक्सीमेशन जस्टिफाई करो। फाइनल एक्टिव रिकॉल चैलेंज। बिना नोट्स देखे बताओ, इक्विलिब्रियम स्टैटिक क्यों नहीं है? के और क्यू में डिफरेंस क्या है? कैटलिस्ट कंपोजिशन क्यों नहीं बदलता? एसिडिक बफर किन दो कंपोनेंट से बनता है? KSP में प्योर सॉलिड क्यों ओमिट होता है? अगर पांचों आंसर्स क्लियर हैं, तो तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल बेस काफी स्ट्रांग है। आज हमने इक्विलिब्रियम के सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज रिवाइज किए। क्लोज्ड सिस्टम में डायनामिक इक्विलिब्रियम, इक्वल फॉरवर्ड और रिवर्स रेट्स, केसी और केपी की एक्सप्रेशंस, क्यू से डायरेक्शन प्रेडिक्शन, ले शातेलिए के कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर इफेक्ट्स, कैटलिस्ट का रेट पर असर, आर्रेनियस, ब्रंस्टेड लोरी और लुइस थ्योरीज को, WPH का, केबी, बफर्स कॉमन आयन इफेक्ट और KSP। कॉमन मिस्टेक याद रखो, इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन रुकती नहीं
और रेट्स इक्वल होने का मतलब कॉन्सेंट्रेशंस इक्वल होना नहीं है। अब नोटबुक में एक बैलेंस्ड रिएक्शन चुनकर उसका की एक्सप्रेशन, क्यू कंपैरिजन और वन शिफ्ट प्रेडिक्शन लिखो। अगर कोई एग्जैक्ट डाउट अटक जाए, एडजी को सोक्रेटिक क्वेश्चंस के साथ अपना थिंकिंग पार्टनर बनाओ, आराम से रिवाइज करो और अगली स्टडी सेशन में खुद को यही चैलेंज फिर दो।